हेलो थार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। मैराथन क्लास, भूगोल की मैराथन क्लास में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी को हम आज गहराई से पढ़ने वाले हैं। पहले हमने ज्वालामुखी के बारे में कुछ अध्ययन किया था, वो उस संदर्भ में किया था कि जहां पे पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में किया था ज्वालामुखी का। लेकिन ये ज्वालामुखी तो फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये भूतकाल में जब से पृथ्वी उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के और वर्तमान तक तथा भविष्य में भी इसकी आने की संभावना काफी बनी हुई है। हाँ, ये बता देना चाहूंगा कि धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। उसके पीछे भी बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं जिसकी वजह से ये ज्वालामुखी क्रिया थोड़ा सीमित होती जा रही है। इसीलिए ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं वो 3 भागों में विभाजित किए गए हो, जो कि आगे हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज का सेशन ज्वालामुखी के संदर्भ में कोई भी ऐसा टॉपिक छूटने वाला नहीं रहेगा। प्रत्येक चीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को प्रारंभ से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि और पहले वाले वीडियो भी देखिए। ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड वीडियो है। एक वीडियो देखने से समझ में आना आसान नहीं है। पहले वाले वीडियो देखोगे तभी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सारे वीडियो निरंतर देखते रहिए। ओरिजिनल मोड में अपने मोबाइल को रख लीजिए और फिर आराम से देखिए और स्वाध्याय कीजिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे आपको ये भी सारे आपके लक्ष्य जो निर्धारित आपने कर रखे हैं उसके भी कुछ घटक है। इसलिए आपको प्रत्येक चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिए। शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो टॉपिक पे आते हैं। खैर, ये आपकी मर्जी है। आगे हम ज्वालामुखी का आज अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम देखें कि ज्वालामुखी होता क्या है। पहले साधारण भाषा में हम बोले तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में कुछ हलचलें होती हैं, जिसकी वजह से भूप्रपट्टी का जो कमजोर पार्ट है वहां से तोड़ करके अंदर की गैस, लावा यानी तरल पदार्थ, गैसीय पदार्थ, ठोस पदार्थ वो तीव्र गति से, मंद गति से और पृथ्वी के भूपटल पे आ जाता है। और कुछ क्रियाएं ऐसे भी होती है कि पृथ्वी के भूपटल पे नहीं आता है, वो बीच में ही शांत हो जाता है। इतना प्रेशर नीचे से नहीं होता कि जिस वजह से पृथ्वी के आंतरिक भागों के अंदर ही ये जमा हो जाता है। ऐसे भी होता है जवान बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। पहले हम देख देते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी वैल्कोनिज्म बोलते हैं, यानी वैल्कोनिज्म ज्वालामुखी है। इसकी यदि हम परिभाषा देखें तो परिभाषा में पृथ्वी के आंतरिक भागों से अकस्मात भूप्रपट्टी पर कटक या दरार के रूप में मैग्मा, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, गैसीय पदार्थ का बाहर आना ज्वालामुखी कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। आगे हम देखते हैं एक भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है वुलरिज व मॉर्गन के अनुसार। वुलरिज और मॉर्गन ने क्या बोला? वुलरिज व मॉर्गन की परिभाषा यहां पे देखेंगे हम। वुलरिज व मॉर्गन ये क्या बोलते हैं? देखो, इनकी जो परिभाषा है ज्वालामुखी की वो थोड़ी सी विस्तृत है। इन्होंने संपूर्ण चीजों को इन्होंने शामिल किया है। क्या क्या शामिल किया है? इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भागों में तथा बाह्य भागों में प्रकट होने वाली सभी क्रियाएं इन्होंने शामिल की है। क्या? पृथ्वी के मतलब इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य भागों में होने वाली सभी क्रियाएं क्या है? ज्वालामुखी कहलाती है। ये वुलरिज और मॉर्गन के अनुसार ये परिभाषा है। चलो, परिभाषा खैर ज्यादा हमको भिन्न भूगोलवेत्ताओं की परिभाषा का अध्ययन करना इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पे हम परिभाषा को यहीं पे
स्टॉप करना चाहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण। ज्वालामुखी बोले कि ज्वालामुखी का वर्गीकरण कैसे होता है, किस प्रकार की होती है ज्वालामुखी, किस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इस यहां पे अध्ययन करेंगे। तो इसको हम वर्गीकरण कर देते हैं, ज्वालामुखी का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण यदि देखें तो वर्गीकरण फिर हम यहां पे दो भागों में विभाजित करके फिर वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि ज्वालामुखी एक तो उद्गार क्रिया के आधार पर, दूसरा उद्गार के स्वरूप के आधार पर। पहला उद्गार क्रिया के आधार पर पूरा डिटेल में बताया जाएगा। उद्गार क्रिया के आधार पर, दूसरा है उद्गार के स्वरूप, उद्गार के स्वरूप। अब देखो दोनों को हम ज्वालामुखी का वर्गीकरण इधर पढ़ रहे हैं, तो फिर ज्वालामुखी का वर्गीकरणों को इनको हम आसानी से हम समझने के लिए, यानी आसानी से समझने के लिए हमको इसने दो भागों में हमने इसको विभाजित किया है। कैसे? उद्गार क्रिया के आधार पर। देखिए उद्गार क्रिया के आधार पर कैसे होता है। उद्गार क्रिया के आधार पर यदि देखा जाए, ये उद्गार क्रिया नहीं, ये उद्गार की अवधि के आधार पर है। क्या है? उद्गार की अवधि के आधार पर। क्या है? उद्गार की अवधि के आधार पर है। अवधि मतलब कितने दिनों के बाद कोई भी यदि ज्वालामुखी है वो कितनों दिनों के बाद आती है। ऐसा कोई अभी वर्तमान में ऐसा कोई स्थान नहीं देखा गया है जहां पे कोई ऐसा नया स्थान हो जहां पे ज्वालामुखी की क्रियाएं प्रारंभ हुई है। ज्वालामुखी की क्रियाएं वर्तमान में यदि देखा जाए तो प्रमुखतया वही स्थानों पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं जहां पे पहले हुई थी, उसी क्षेत्र में होती है। धीरे धीरे क्षेत्र ये है संकुचित होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे उद्गार की अवधि के आधार पे यदि अध्ययन करें तो नंबर 1 पे हम विभाजन करते हैं तो वो आता है सक्रिय ज्वालामुखी। क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अभी भी उद्गार हो रहा है और भूत में भी हुआ, भूतकाल में भी हुआ और अभी भी हो रहा है। मतलब सक्रिय है, अभी वर्तमान में सक्रिय, वो कभी भी हो सकता है। कुछ दिनों के अंतराल में यहां पे ज्वालामुखी के उद्गार होता रहता है। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। अब सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होती है? सुषुप्त ज्वालामुखी होती है कुछ दिनों के अंतराल में इस प्रकार की ज्वालामुखी आती है। कब? कुछ दिनों के 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उसके बाद इस प्रकार की ज्वालामुखी आती है, वो बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। अभी सुषुप्त ज्वालामुखी के बाद दूसरी 3 नंबर की जो ज्वालामुखी है वो है शांत ज्वालामुखी। क्या है? शांत ज्वालामुखी। नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। अभी कुछ हम क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। वैसे तो हम इस भूकंप और ज्वालामुखी का चैप्टर को हम जब क्लोज करेंगे तब हम पृथ्वी के ऊपर उनके क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे और प्रत्येक ज्वालामुखी के नाम को हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा वहां पे प्रत्येक ज्वालामुखी को विभाजित भी करेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सी है, शांत ज्वालामुखी कौन सी है। लेकिन मैं यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगी कि साथ साथ में यहीं पर कर लेते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी है कौन कौन सी। कोटोपैक्सी नंबर 1 पे यदि सक्रिय ज्वालामुखी माना जाए तो कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी ये कहां पे है? ये है इंडिज पर्वतमाला, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी घाट पे जो एंडीज पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, उसके वहां पे ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पाई जाती है, जो कि सक्रिय है। ये कभी भी उद्गार हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए लोग उसके नजदीक में नहीं जाते। नंबर 2 पे आ गई माउंट एटना। क्या? कौन सी? माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी। अब माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो है इटली में।
इटली जो भूमध्य सागर के उत्तरी तट पे अवस्थित है, वहां पे माउंट एटना नामक ज्वालामुखी है, वहां पे भी सक्रिय ज्वालामुखी आती है। उसके बाद माउंट कियालो है, वो यूएसए में हवाई द्वीप पे अवस्थित है। कौन सी? माउंट कियालो, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये यूएसए के हवाई द्वीप यानी प्रशांत महासागर के बीच में एक हवाई द्वीप है, वहां पे ये उद्गार होता रहता है। माउंट शास्ता, आगे है माउंट शास्ता, माउंट शास्ता। और सक्रिय ज्वालामुखी का बात की जाए तो बैरन द्वीप पे भी सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। कहां पे है बैरन द्वीप? भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके उत्तरी अंडमान में अवस्थित है बैरन द्वीप। वहां पे जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में माना गया। दूसरा है माउंट कैमरून है, ये अफ्रीका की ज्वालामुखी केंद्र है। माउंट कैमरून। अभी देखिए हमने काफी ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम यहाँ पे अध्ययन कर लिया है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कोटोपैक्सी कहां पे पाई जाती है? कोटोपैक्सी पाई जाती है ये जो दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट है, जहां पे 7,200 किलोमीटर लंबी इंडीज पर्वतमाला है, वहां पे पाई जाती है। ये तो है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। माउंट एटना इटली का है, माउंट कियालो इटली का है, माउंट शास्ता बैरन द्वीप में, माउंट कैमरून ये है सक्रिय ज्वालामुखी। इनकी अवस्थिति हम आगे एक वर्ल्ड का मैप बनाएंगे, उस मैप के ऊपर दर्शाएंगे, प्रत्येक चीज को हम वहां पे समझाने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। उसके बाद है सुसुप्त ज्वालामुखी मतलब ये कभी कभी आती है 10 साल, 15 साल, 50 साल के बाद भूतकाल में, यानी इतिहास में यदि देखा जाए तो कोई 10 साल में आई है, कोई 15 साल में आई है, कोई 20 साल में है। इस प्रकार ये जो सुसुप्त ज्वालामुखी है वो वेसुवियस, कौन सी? वेसुवियस, जो इटली में अवस्थित है। कौन सा? वेसुवियस, इटली में अवस्थित है। कौन सी? वेसुवियस, ये है इटली में, येलो इटली। अब फिर इसका वेसुवियस ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो उद्गार है वो सन कब आया था? 1979 में आया था। उसके सन 79 में आया था। उसके बाद ये आया था 1950 और 58 में आया था, बीच में उद्गार हुआ था उसका। और आगे उसका उद्गार 1757 ये 1757 है, 1757। उसके बाद उसका उद्गार हुआ था 1857 में, और उसके बाद 1928 तथा 30 ईस्वी में भी इसका उद्गार हुआ। अब देखिए कितना अंतराल आया है दोनों के, इनके बीच में। पहले 79 में हुआ था, उसके बाद ये हुआ 1750 और 58 के बीच मध्य हुआ था, फिर 1857 में हुआ, फिर 1928-30, यानी काफी अंतराल के बाद ये उद्गार हुआ। तो फिर इसको सुसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में रख दिया। उसके बाद शांत ज्वालामुखी यानी मृत ज्वालामुखी, जहां पर एक बार कोई भविष्य में भूतकाल में या इतिहास में एक बार या 2 बार या 50 बार जो भी है ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, लेकिन वर्तमान में तथा बहुत दिनों से वहां पे किसी भी प्रकार के 200 सालों, 300 साल, 400 सालों में वहां पे किसी भी प्रकार का उद्गार अभी नहीं पाया जाता, इसलिए मृत ज्वालामुखी नाम से वहां पे नाम दिया गया। वो कौन कौन सी है? एक है देवमंद कहां पे है? देवमंद है कोहे सुल्तान, ईरान का क्षेत्र है कोहे सुल्तान, वहां पे देवमंद नामक जगह है, वहां पर ये शांत ज्वालामुखी, इसको मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। कोहे सुल्तान कहां पे है भाई? ये है ईरान में, ठीक। एक तो ये है। दूसरा, यदि मृत ज्वालामुखी देखा जाए तो एकांक गुआ वेस्ट इंडीज, जो दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत श्रृंखला है वहां पे है एकांक गुआ। ये है दक्षिणी अमेरिका की वेस्ट इंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर पाई जाती है, जो कि शांत या मृत ज्वालामुखी के नाम से इसको
दिया गया। नंबर 3 पे है किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया। कहाँ पे? किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया। तंजानिया जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में है ये तंजानिया। वहां पे ये किलिमंजारो नामक है ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में इसको स्थान दिया गया है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो ज्वालामुखी का वर्गीकरण हमने उद्गार की अवधि के आधार पर कर दिया। कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। और कुछ ज्वालामुखियों की हमने स्थान तथा ज्वालामुखियों के नाम का भी यहाँ पे अध्ययन किया। अभी नंबर 2 पे आता है उद्गार के स्वरूप के आधार पे। क्या? उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब स्वरूप क्या होता है? स्वरूप ये होता है बच्चों, स्वरूप होता है कि किस तरह से उसका उद्गार बाहर आ रहा है। यानी पृथ्वी के भूपट्टी पर, यानी पृथ्वी की सतह पे जो उद्गार हो रहा है वो केंद्रीय उद्गार के रूप में, एक कटक के रूप में आ रहा है, या फिर एक दरारी ज्वालामुखी के रूप में हो रहा है। इसलिए इसको उद्गार के स्वरूप के आधार पर यदि देखें तो ज्वालामुखी के 2 प्रकार हैं। कितने? 2 प्रकार हैं। एक तो है उद्गार स्वरूप केंद्रीय ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार, इसको बोलते हैं केंद्रीय उद्गार। दूसरा केंद्रीय उद्गार, दूसरा है दरारी उद्गार। दरारी उद्गार। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि केंद्रीय उद्गार क्या होता है, दरारी उद्गार क्या होता है। केंद्रीय उद्गार उसको बोलते हैं एक कटक के रूप में, एक पाइप के रूप में पृथ्वी के भूगर्भ में जहां पे मैग्मा प्रेशर दाब डाला था, उच्च ताप और दाब के कारण एक केंद्र, एक पाइप के रूप में ऊपर आता है, उसको बोलते हैं क्या? केंद्रीय द्रव। ये मान लो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के यहां से मैग्मा उठा और एक लंबे पाइप के रूप में ऐसे बाहर निकला, और इस पाइप, इसके थ्रू जो मैग्मा बाहर आया पृथ्वी के ऊपर सतह पे फैल गया, इस तरह से इसको बोलते हैं केंद्रीय उद्गार। इस प्रकार से इस पाइप के रूप में ऊपर आता है, इसलिए केंद्रीय उद्गार बोलते हैं। वहीं पर यदि यहां से मैग्मा प्रेशर डाला और मैग्मा ने क्या किया, ये वाला पार्ट कमजोर बहुत था, मैग्मा ने क्या किया, एक लंबी दरार बना दी और इस दरार के रूप में मैग्मा बाहर आने लग गया है। दरार के रूप, क्या? दरार के रूप में। अब दरार पड़ना बहुत आसान नहीं है। इतनी मोटी प्रॉपर्टी, अभी प्रॉपर्टी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है तो इसकी मोटाई भी बढ़ती जा रही है, तो इस पे दरार पड़ना इतना आसान नहीं है। दरार कब पड़ता था? जब प्रारंभ में पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है, जब वो पतली थी ना तब उसमें दरार पड़ती थी, क्योंकि नीचे से ताप और दाब तो बहुत ज्यादा था, ऊपर मोटाई कम थी। जैसे ही नीचे से दाब पड़ता था तो एक मतीरे की तरह, यानी तरबूज की तरह फट जाती थी ऊपर से, ऐसे दरार पड़ जाती थी, और दरार स्वरूप ऐसे मैग्मा बाहर आता था और दोनों साइड में मैग्मा फैल जाता था, पूरे क्षेत्र में मैग्मा दरार स्वरूप फैल जाता था। उसको दरारी ज्वालामुखी के नाम से दरारी उद्गार के रूप में जाना जाता है। यहां पे हमने वर्गीकरण किया है ज्वालामुखी के उद्गार के स्वरूप में कितने प्रकार के हैं। अभी केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। अब दरारी उद्गार तो वर्तमान में नहीं पाया जाता है, ये तो मिलता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत मजबूत हो गई है, इतना आसान है नहीं। अभी जो ज्वालामुखी हो रही है वो केंद्रीय उद्गार ही हो रहा है। क्या हो रहा है? केंद्रीय उद्गार हो रहा है। फिर केंद्रीय उद्गार हो रहा है तो कैसे होता है? केंद्रीय उद्गार भी अलग अलग तरीके से पाया जाता है। कैसे? कि केंद्रीय उद्गार, इसमें से जो लावा निकलता है, अब इसको भी 4 भागों में विभाजित हम यहां पे करेंगे। क्यों करेंगे 4 भागों में विभाजित? क्योंकि उसके साथ क्या निकलता है? उनके साथ निकलता है द्रव, निकलता है गैसें निकलती हैं और ठोस पदार्थ निकलते हैं। ठोस पदार्थ, ये 3 चीजें निकलती हैं, यानी पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं एक ज्वालामुखी उद्गार में पाई जाती है। तो ज्वालामुखी उद्गार में ये तीनों पाई जाती हैं। तो फिर अब द्रव्य को विभाजित कर सकते हैं, गैस को तो विभाजित नहीं किया है यहाँ पे, और ठोस को भी हमने विभाजित कर सकते हैं। द्रव्य को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं कि द्रव्य गाढ़ा आया या पतला बहुत ज्यादा आया। इसी के साथ ठोस पदार्थ, ठोस के जो कंकड़ पत्थर बड़े बड़े आए या छोटे छोटे आए साथ में। तो इस प्रकार इनके आधार पे, यानी द्रव्य, ठोस और गैस जो पदार्थ बाहर निकला, उनकी
प्रकृति स्वरूप यानी उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे यहाँ पे ज्वालामुखी को 4 भागों में विभाजित किया। वो 4 भाग कौन कौन से यहाँ पे मैं विभाजित कर रहा हूं, वो है, पहला भाग कौन सा है, पहला है अवायुतुल्य ज्वालामुखी। अभी इनके जो नाम हम देंगे यहाँ पे, वो नाम किस तरह दिया गया, क्यों दिया गया, उसका भी अध्ययन करेंगे। एक तो है अवायुतुल्य ज्वालामुखी, अवायुतुल्य ज्वालामुखी। नंबर 2 है अवायुतुल्य ज्वालामुखी। नंबर 2 कौन सी ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बली तुल्य ज्वालामुखी। नंबर 3 से यदि देखें तो वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। नंबर 3 पे देंगे तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित कर दिया। ये 4 भागों में कुछ न कुछ आधार है, इसलिए विभाजित किया है। आधार ये है, ठोस, द्रव्य और गति भी है साथ में। कौन सी है, गति भी है कि किस गति से मैग्मा बाहर आ रहा है। अभी मैं यहां पे बता देना चाहूंगा कि गति, यहां पे मैं गति लिख देता हूं कि गति किसकी ज्यादा है। बच्चों, गति उसी की ज्यादा होगी जिसका मैग्मा पतला होगा, जिसके अंदर तरल पदार्थ अधिक पाया जाएगा उसका गति, और जिसका मैग्मा गाढ़ा होगा और उसमें तरल कम तरल पाया जाएगा उसकी गति कैसी होगी, वो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। देखो, अवायुतुल्य इसका नाम दिया इसलिए कि प्रशांत महासागर के अंदर यूएसए का एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। उस द्वीप पे इसका इस प्रकार के उद्गार होते हैं। ये क्या है, ये इसमें जो तरल पदार्थ निकलता है वो बहुत ज्यादा तरल आता है, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, वो धीरे धीरे निकलता, शांत रूप से निकलता रहता है। क्या, शांत रूप से निकलता रहता है। तो गति है वो निम्न रहती है उसकी, और तरलता उच्च रहती है। तरलता क्या रहती है, उसमें जो पदार्थ बाहर निकलता है उसकी तरलता उच्च रहती है। तरल ज्यादा होता है तो फिर गति निम्न रहती है, वो धीरे धीरे पानी की तरह निकलता है, जैसे फूटे हुए पाइप से पानी निकलता है वैसे निकलता रहता है। और हवाई द्वीप पे निकलने के कारण उसको हवाई तुल्य ज्वालामुखी के नाम से जाना गया है। अभी हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बली, वोल्केनो, पिलियन, इसकी गति ऐसे ही बढ़ती जाएगी जिस प्रकार से मैंने इनका सीरियल या क्रम दिया है। निम्न गति है, मध्यम आ जाएगी इसकी गति, और उच्च माध्यम, और ये आ जाएगी उच्च, इसकी उच्च गति रहेगी। तो अभी तरलता घटती जाएगी। तरलता क्या है, घटती जाएगी। सबसे ऊंची तरलता इसमें है, तो फिर ये भी उल्टा हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसकी उच्च है तो उच्च माध्यम कर दो इधर, तरलता उच्च माध्यम, और ये मध्यम हो जाएगी, और ये हो जाएगी निम्न। ठीक, अब तरलता यहाँ पे निम्न तरलता पाई जाती है। कंकड़ पत्थर साथ में रहेंगे। जब निम्न तरलता पाई जाएगी, नीचे से प्रेशर आएगा तो बुरी तरह से प्रेशर मारेगा एक साथ, तो ये आकाश में लंबे पूरे आकाश में फैल जाएगी। धूल के कण, जल वाष्प भी इसी के साथ बाहर निकलेगी, और ये वातावरण को, आसपास के क्षेत्र को पूरा दूषित कर देगी। इस प्रकार की ज्वालामुखी, ये थोड़ा कम करती है, ये और कम करती है, ये बहुत ज्यादा कम करती है, तरलता आराम से बहती रहती है। इस प्रकार इनका नामकरण भी दिया गया है। और आगे देखो, स्ट्रोम्बली तुल्य ज्वालामुखी। अब स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी कहाँ है, ये स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है लिपारी द्वीप। कहाँ, लिपारी द्वीप है एक, लिपारी द्वीप कहाँ पे है भाई, ये लिपारी द्वीप है, वो इटली में है। इटली के लिपारी द्वीप पर ये स्ट्रोम्बली तुल्य ज्वालामुखी पाई जाती है। उसके बाद आगे वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी भी लिपारी द्वीप पे ही पाई जाती है, ये भी इटली में पाई जाती है। उसके बाद है
पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी ये वेस्ट इंडीज जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में अटलांटिक महासागर के मध्य एक वेस्ट इंडीज नामक कुछ द्वीप है, उन द्वीपों में ये वोल्केनो तुल्य पाई जाती है। वेस्ट इंडीज में द्वीपों पे ये वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी पाई जाती है। अब उद्गार स्वरूप की यदि बात करें तो उद्गार की मैंने पहले भी बता दिया था, ये बिना विस्फोट नहीं होता है, विस्फोट इन्हीं में होता है। सबसे ज्यादा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट होता है, उसके बाद थोड़ा कम विस्फोट इसमें होता है, फिर कम विस्फोट इसमें होता है, इसमें बिल्कुल विस्फोट नहीं होता। और दरारी ज्वालामुखी के अंदर भी विस्फोट नहीं होता है, वो दरार के रूप में पड़ जाती है, पृथ्वी का भूपर पट्टी दरार के रूप में फट जाती है और उससे शांत रूप से लावा बाहर निकलता रहता है और सतह पे फैलता रहता है। ये हो गया हमारा यहाँ पे केंद्रीय उद्गार स्वरूप ज्वालामुखी। ये तो हो गया ज्वालामुखी बाहर आ जाती है। क्या हो जाता है? ज्वालामुखी आ जाती है बाहर। और कई बार क्या होता है, पूरा प्रेशर अंदर से नहीं लग पाता, तो इसके लिए कई बार जो मैग्मा है होता है वो बीच में ही कम प्रेशर की वजह से ये बीच में ही रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है, जिसके कारण वहां पे पृथ्वी के आंतरिक भागों में कुछ चट्टानों के मध्य कुछ स्पेस पाए जाते हैं, या फिर जो अंदर की मिट्टी होती है वो बहुत एक तरह से देसी भाषा में बोले तो छोटी होती है, तो उसके अंदर वो घुस जाता है। तो वहां पे इस प्रकार होता है आंतरिक भागों में। ये उसने वुजरिज और मॉर्गन ने बोला था कि आंतरिक तथा बाह्य भागों में। बाह्य भागों वाला तो हमने अध्ययन यहाँ पर कर लिया, अब आंतरिक भाग वाला अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे कि आंतरिक का नाम इन्होंने यहाँ पे क्यों लिया। आंतरिक का नाम इसलिए लिया कि ये मान लो एक पृथ्वी है और पृथ्वी यहां से मैग्मा प्रारंभ हुआ और प्रेशर डाला मैग्मा ने। मैग्मा कई दूर तो ऐसे आया, लेकिन ऊपर वाला जो भूपर पट्टी है वो मजबूत हो गई। क्या हो गई? मजबूत हो गई। तो यहाँ पे अभी ये फट नहीं पाया, न तो यहाँ पे केंद्रीय उद्गार हो रहा है, न यहाँ पे दरारी उद्गार हो रहा है। ये क्षेत्र थोड़ा मजबूत हो गया, लेकिन इस वाले क्षेत्र में चट्टानों के मध्य कुछ खोखलापन पाया जाता है, कमजोर चट्टानें पाई जाती हैं, रेत मिट्टी पाई जाएगी। तो यहां से जब निकलने लगा, इतना प्रेशर भी पीछे से नहीं मिला इनको, उच्च दाब नहीं मिला, तो वो फिर इस क्षेत्र में जाके मिल जाता है, यहाँ पे फैल जाता है। यह इन वाले जो ये खोखले भाग है, इन भागों के अंदर ये फैल जाता है। तो इस प्रकार की ये आकृति बन जाती है, कोई ऐसे बन जाती है, कोई ऐसे बन जाती है। इस प्रकार की अनेक आकृतियां बन जाती हैं। देखिए, उन आकृतियों के आधार पर उन आकृतियों को हमने कुछ नाम दिया था। एक है आकृति का नाम है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? देखो नाम, उनकी आकृतियों का नाम आंतरिक भाग में, आंतरिक भागों में कुछ नाम क्या है? नंबर 1 पर बैथोलिथ। ये बैथोलिथ, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ होता क्या है कि जब नीचे से यहां से जब दाब पड़ना प्रारंभ होता है, यहां से मान लो लावा है ये वाला, यहां से दाब पड़ा तो यहां पे जाके ऐसे इस प्रकार से बैठ गया, लावा यहां पे बैठ गया, ठंडा हो गया, ये लो ठंडा हो गया। तो इस प्रकार की जो आकृति बन जाती है उसको बोलते हैं बैथोलिथ। इधर लिख देता हूं कि इस प्रकार का एक आकृति बन जाती है। बैथोलिथ मतलब बैठ जाता है, इस प्रकार से बैठ जाता है। ये लो, इधर से निकला लावा दाब से और ऐसे बैठ गया, इसको बैथोलिथ बोलते हैं। इसके बाद एक दूसरा नाम आता है सीट। नंबर 2 पे सीट। सीट क्या होता है? सीट जैसे ही पदार्थ ज्वालामुखी इधर से निकली, मान लो इधर से निकली, तो निकलते निकलते ऐसे फैल गई, इस प्रकार यहां पे जम गई है, इसको बोलते हैं सीट। इसका नाम सीट है। इस प्रकार की आकृति आंतरिक भागों में बन जाता है, उसको बोलते हैं सीट। उसके बाद एक सील है। सील क्या है? सील उसी को बोलते हैं यदि इसकी ये मोटाई ज्यादा हो गई। क्या हो गई? ये मोटाई ज्यादा हो गई, तो इस पूरे पार्ट को इसको बोल दिया सील। ये पार्ट जब मोटा हो गया तो इसको सील बोल दिया है। उसके बाद एक लेपोलिथ होता है। क्या होता है? लेपोलिथ होता है इस प्रकार से निकला उद्गार और आगे जाकर के ऐसे जाकर के और
इस प्रकार से फैल गया, यानी एक तस्तरी आकृति बन गई। क्या बन गई? तस्तरी आकृति। इस प्रकार से उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेपोलिथ। लेपोलिथ। ये एक आकृति बनाओ, पृथ्वी की आकृति बनाओ और उसके अंदर इस प्रकार की आकृति बना के नामकरण दे दो, उसको बोलते हैं लेपोलिथ। अरे एक नीचे तस्तरी की आकृति की बजाय यदि नीचे से निकला तो ऐसे ऊपर से उठ गया इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेपोलिथ। लेपोलिथ। और फिर आगे कुछ आकृतियां ऐसे भी बन जाती है, ऐसे आया उद्गार और ऐसे जिगजाग बन गया, तो इसको बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ। ये फैकोलिथ आकृति बन गई इस प्रकार। और ये वाला पार्ट जो होता है, ये जो कई दूर तक इस प्रकार से एक लंबी नली के रूप में चलता है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइक। इसको बोलते हैं डाइक बोलते हैं। ये वाला हिस्सा डाइक होता है। इस प्रकार हमने आंतरिक आकृति। अब जब ये आंतरिक भागों में मैग्मा जम जाता है और उस मैग्मा से जो चट्टानें बनती हैं उसको आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। क्या? आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। जब ऊपर पृथ्वी का अपरदन होता है तो ये नीचे से निकलती हैं इस प्रकार की आग्नेय चट्टानें, जो खोद करके कॉमर्शियल यूज में काम में आता है और भिन्न भिन्न प्रकार से दैनिक यूज में इन चट्टानों का इस्तेमाल किया खदानें खोदी जाती है। और जब ये लावा ऊपर आ जाता है, उस प्रकार से फैल जाता है, इस लावा के जमने से जो चट्टानों का निर्माण होता है बच्चों, उनको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टानें। इस प्रकार से यहाँ पे हमने पूरी ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन किया है। और इस वाला जो आपको मैंने ये बताया है, भिन्न भिन्न नाम बताए, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, इसके बाद इस प्रकार से 7 8 एक ये बताया था 8। ये 8 नाम पृथ्वी का एक मॉडल बना लीजिए ग्लोब टाइप का, और उसके अंदर इस प्रकार की आकृति बना करके वो मेंशन कीजिए। और किसी भी प्रकार से अपने नाम से, जैसे फैकोलिथ है, फैकोलिथ फेंकने से जैसे बॉल फेंकते तो बॉल टप्पा खा के जाती है, इस प्रकार ऐसे चलती रहती है तो उसको फैकोलिथ बोल दे। तस्तरी आकार का ऐसे बन गया उसको लेपोलिथ बोल दो, और ऊपर से ऐसे मुड़ गया तो इसको लेकोलिथ बोल दो। इस प्रकार किसी भी प्रकार से अपना नाम याद कर लीजिए। इस प्रकार ज्वालामुखी का यहाँ पे हम अध्ययन किया और ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। लेकिन अब आगे हम याद ध्यान जो करने वाले हैं वो है ज्वालामुखी के कारण। ये तो ज्वालामुखी का वर्गीकरण कर दिया, अभी ज्वालामुखी का कारण क्या क्या है, क्यों आती है ज्वालामुखी, इसका हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। अभी जो ज्वालामुखी के हम कारण पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी आखिरकार आती क्यों है, इस प्रकार का अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी आखिरकार क्यों आती है, इसका अध्ययन करेंगे। देखो नंबर 1 पे जो अध्ययन है भूगर्भिक असंतुलन के कारण आता है। क्या आता है? भूगर्भिक असंतुलन। भूगर्भिक असंतुलन किस प्रकार से होता है? भूगर्भिक असंतुलन जैसे हमने कुछ साक्ष्यों के आधार पर पता किया कि आंतरिक भागों में कहीं पर तरल पदार्थ पाया जाता है, तो तरल पदार्थ जब पृथ्वी घूमती है तो तरल पदार्थ से इधर उधर जाता है और इस प्रकार से संरचना, उस प्रकार से अंदर का जो संतुलन बिगड़ता है और बिगड़ने से आंतरिक भागों में कुछ संरचनात्मक बदलाव होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से अंदर ताप और दाब में वृद्धि हो जाती है और आसपास के क्षेत्रों में जहां पे भी ज्वालामुखी का केंद्र या उद्गार है वहां से ज्वालामुखी निकलनी प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद गैसों की उत्पत्ति। ये देखो गैसों की उत्पत्ति कैसे होती है, गैसों की उत्पत्ति, गैसों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? देखिए भूगर्भ में जल है, भूगर्भ के अंदर पृथ्वी पर जब बरसात होती है तो पृथ्वी का बरसात का पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर सूख जाता है और नीचे तक वहीं तक जाता है जहां तक उसके आगे कोई कठोर चट्टानें नहीं आ जाती। यदि कोई कठोर चट्टानें 10 मीटर पे आ गई तो 10 मीटर के ऊपर कठोर चट्टानों के ऊर जाके इकट्ठा हो जाएगा तो हम 10 मीटर के नीचे से पानी मिल जाएगा हमको। यदि वही जो 1000 मीटर पे नीचे से कठोर चट्टानें आई तो 1000 मीटर तक वो पानी नीचे जाएगा। तो लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पे चट्टानें कठोर मिलती नहीं है तो पानी ऊपर से बरसा हुआ बरसात का पानी
भूगर्भ का जो पानी है वो पानी एकदम नीचे जाता है, वहां तक पहुंच जाता है जहां पे उच्च ताप और दाब है। और जैसे उच्च ताप और दाब है उस क्षेत्र में कमजोर हिसाब द्रविता अवस्था आ जाती है, तो उसके अंदर मिक्स हो जाता है। मिक्स होते ही वहां पे क्या, जल की वाष्प बन जाती है। जब पता है आपको जल की वाष्प जिस प्रकार से क्या, एक कुकर है, ठीक, एक कुकर है और उस कुकर को यदि हमने इधर से बंद कर रखा है, उसके ऊपर सीटी है और इस प्रकार से, तो ये क्या होता है, इसके अंदर जल पड़ा है। नॉर्मल जब ठंडा जल पड़ा है, नॉर्मल जल तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब उसके नीचे हमने हीट दी, इस प्रकार से हीट दिया, तो ये जल गर्म हुआ। गर्म होने के बाद यहाँ पे वाष्प बनी, तो वाष्प इस सिट्टी के थ्रू बाहर आती है। यदि सिट्टी को हमने बंद कर दिया तो यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व होता है, उससे बाहर आएगी। इसी प्रकार अंदर होता है। जैसे ही जल, भूगर्भ का जल नीचे जो उच्च ताप और दाब वाला क्षेत्र जहाँ पे मैग्मा है, उस क्षेत्र में जाके मिल जाता है, तो अचानक वहां पे क्या, जल की वाष्प बन जाती है। इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि उस प्रेशर को बाहर रिलीज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर प्रकृति उसको क्या, ज्वालामुखी के माध्यम से वो प्रेशर रिलीज होता है। तो इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि गैस निकलती है, ठोस पदार्थ भी उसके प्रेशर के साथ में यदि ठोस पदार्थ, कंकड़ पत्थर आ गए तो वो भी बाहर आ जाएंगे। द्रव्य तो आना ही आना बाहर, और गैस बाहर आ जाती है और प्रेशर रिलीज हो जाता है। इस प्रकार गैसों की उत्पत्ति अंदर होती है, जिसके कारण वहां पे ज्वालामुखी उद्गार होता है। नंबर तीन पे ज्वालामुखी क्यों आती है, उसका ज्वालामुखी का कारण है कि भूगर्भ में ताप की वृद्धि होती है। भूगर्भ में तापमान की वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं कुछ अंदर, उनका विखंडन होता रहता है। क्या, उनका अंदर विखंडन होता रहता है। उस विखंडन के कारण वहां पे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से जब ताप बढ़ता है तो दाब भी साथ में बढ़ता है। दाब बढ़ने से ज्वालामुखी उद्गार यानी ज्वालामुखी का कारण उत्पन्न हो जाता है। नंबर 4 यदि देखा जाए तो दाब में कमी। यदि दाब में कमी को यहां पे देखें, दाब में कमी का इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पे पटल के ऊपर शैलें होती हैं। उन शैलों में जब शैलें जब ठंडे ठोस अवस्था में रहती है तो दबाव कम होने पर पिघल जाती है। क्या होता है, दबाव कम होने से पिघल जाती है और ज्वालामुखी की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 5 पे प्लेट विवर्तनिकी के बारे में हमने पिछली वाले वीडियो के अंदर हमने विस्तार से समझाया था, जिनके कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे अभिसारित होती है। अभिसारित होने के कारण नीचे वाला हिस्सा उच्च ताप और दाब के संपर्क में आता है, तो वहां पर वो हिस्सा पिघल जाता है। पिघलने के बाद आंतरिक भागों में वो दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से जो नियरेस्ट जो केंद्रीय ज्वालामुखी के उद्गार स्थल है, वहां से वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमने ज्वालामुखी के कारण 5 कारण पढ़े। इनको अच्छे तरह से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो, ज्वालामुखी के बारे में हमने विभिन्न संदर्भ में विभिन्न प्रकार से उनको वर्गीकृत किया, उसके बाद कारण भी पढ़े, उसके बाद ज्वालामुखी का जो उद्गार स्वरूप हमने देखे, विस्तार से ज्वालामुखी का अध्ययन किया। इससे हटकर के ज्वालामुखी को और पढ़ने की जरूरत है नहीं। थोड़ा सा ज्वालामुखी विश्व के जो मैप के ऊपर कुछ आगे वाले वीडियो में आप बताने वाला हूं, उसके साथ ज्वालामुखी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आगे वाला जो मैं वीडियो बताऊंगा उसमें केंद्र जो ज्वालामुखी के मुख्य प्रमुख केंद्र हैं, उन क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। उस वीडियो के अंदर हम भूकंप और ज्वालामुखी दोनों को शामिल करेंगे, एक साथ पढ़ने वाले, क्योंकि लगभग इनका क्षेत्र है वो एक ही है, एक जगह पाया जाता है। तो उनको फिर अलग अलग पढ़ने से टाइम बताएंगे कि हम एक साथ उनको कवर करेंगे। और ज्वालामुखी की, इसके अलावा ज्वालामुखी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ज्वालामुखी और भूकंप इतना काफी है। चाहे आरएस का मेंस हो, उसमें भी यदि आप पीछे का जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें से ही आए हैं। इसको हमने कवर कंप्लीट कर लिया और इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं आने वाला। ज्यादा गहराई से पूरा पीएचडी लेवल का या एमए लेवल का पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। नॉर्मल ज्वालामुखी भूकंप के बारे में इतना ही पूछा जाता है। और इसी के साथ हम यहाँ पे हमारा ये वीडियो विराम देंगे, क्योंकि
ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो विद्यार्थी भी बोर हो जाते हैं, देखना नहीं चाहते। तो देखो धीरे धीरे करके वीडियो की जो अवधि है थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट जल्दी नहीं होगा और उसके बाद हमको दूसरे सब्जेक्ट भी पकड़ने हैं। तो आज हम इस ज्वालामुखी का चैप्टर थोड़ा यहाँ पे विराम देंगे। उसके बाद एक ज्वालामुखी और भूकंप के क्षेत्र हैं, उनके बारे में विश्व के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनका हम मार्क करेंगे मैप के ऊपर, और उसके बाद हमारा चैप्टर, ये ज्वालामुखी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और निरंतर क्लास में बने रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। उसी के साथ साथ ये जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। और साथ साथ में थार क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको निरंतर देखते रहिए, साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।